बहावलपुर और मुरीदके जैसी जगहों पे पहली बार हमारी तरफ से अटैक हुआ है। आमतौर पे पीओके के अगल-बगल सटे हुए इलाकों पे अटैक होते थे पहले, या सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ था। जैसे उदाहरण के लिए, जो कंपनी रफाल बनाती है, वही कंपनी मिराज भी बनाती है, तो उसने पाकिस्तान को बेचा। डिफेंस सिस्टम जो बहुत कारगर साबित हुआ, S-400, वो रूस, उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं पाकिस्तान को। हम $1 ट्रिलियन चीन को मुनाफे में दे चुके हैं इन 25 सालों में, $1 ट्रिलियन से अधिक। इस बीते वित्त वर्ष में 2024-25 में हमारा व्यापार घाटा चीन से लगभग $100 अरब का है। कुछ सालों में जरूर कमजोर हुई है। आतंकी हमले को बहुत सारे देशों ने उसकी निंदा की, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया हो। इस हफ्ते भारत की घरेलू राजनीति में कुछ पल के लिए ठहराव आ गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बरपा और इस तनाव के बीच हुआ सीज फायर, जिसने न जाने कितने सवालों को जन्म दे दिया। तो इन्हीं सवालों को लेकर के सीज फायर के बाद भारत की कूटनीति कहाँ जा रही है, इस पूरे घटना के दौरान हमारी विदेश नीति कहाँ थी, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव उपजा, तनाव की स्थिति रही, उससे हमने हासिल क्या किया, इन सभी सवालों को समझने के लिए इस हफ्ते के ऑफ कैमरा में मैंने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रकाश केरे को। प्रकाश केरे हिंदी के उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जिनके पास विदेश नीति की समझ है, जो जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं और किनारे बैठ करके पूरे दृश्य को समझाने का मादा भी रखते हैं। तो चलिए ऑफ कैमरा के इस खास एपिसोड में प्रकाश केरे का स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। प्रकाश जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर से हमने क्या कुछ हासिल किया? देखें, ये तो पहलगाम में जिस दिन घटना हुई, वो आतंकी हमला हुआ, उसी दिन ये बात एक देश का भी मन बना हुआ था, सरकार का भी वैसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है वो भारत की तरफ से होगा। अब यह तो सरकार और सेना के ऊपर होता है कि वो कब क्या एक्शन लेंगे, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से और मिलिट्री की तरफ से जो चीजें कही गई कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लिया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह कि आतंकी हमला हुआ और भारत ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। एक तो यह हुआ इसमें। बहावलपुर और मुरीदके जैसी जगहों पे पहली बार हमारी तरफ से अटैक हुआ है। आमतौर पे पीओके के अगल-बगल सटे हुए इलाकों पे अटैक होते थे पहले, या सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ था। लेकिन इस बार आपने दूसरे तरीके के टारगेट्स को निशाना बनाया। दूसरे दिन जब कहानी आगे बढ़ी तो भारत ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो हमारे निशाने पर हो सकते हैं, और इसीलिए कुछ एयर बेसेस पर हमले हुए, कुछ और जगहों पे हमले हुए। तो मैं समझता हूं कि एक संदेश देने की बात है कि ये रोज-रोज का जो आप हमारे देश के साथ कर रहे हैं ये चलेगा नहीं, और अगर ऐसा होता है तो हमारी मिलिट्री अपने हिसाब से, अपने तरीके से एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है कि ये हासिल है इसका। इन संघर्ष के दिनों में हमने एक और चीज नोटिस की, पता नहीं आपने नोटिस की या नहीं, बताइएगा। हमने देखा कि कौन सी कंपनी कौन सा हथियार बनाती है, उसके हथियार ने कैसा मार किया, इसके आधार पर शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ये संघर्ष हुआ, क्या इसके बाद हथियारों के बाजार में कोई बड़ा उथल पुथल अब देख रहे हैं? क्या हथियार बनाने वाली कंपनियों के बीच एक होड़ सी लगने वाली है? पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, कोरोना काल के बाद से, तो दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त जो है वैसे ही बढ़ी है। अगर आप सिपरी के या और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो हथियारों की मांग बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े हैं। जैसे रूस यूक्रेन का हम देख रहे हैं,
गाजा में देख रहे हैं, सूडान में देख रहे हैं, सीरिया में देखा हमने। तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं और अफ्रीकन कुछ देशों में तख्तापलट और बाकी चीजें हुई। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। जब आप और हम अभी बात कर रहे हैं तो दुनिया में कोई 40 ऐसी जगहें हैं जहां पे गृह युद्ध, युद्ध, झड़प, इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और उसी के हिसाब से हथियारों की मांग भी बढ़ी है, छोटे हथियारों की भी और बड़े हथियारों की भी। कोई भी संघर्ष होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीकों से उन पर निगाह रखते हैं। आप और हम उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री असर के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे वो ये बात करेंगे जो मिलिट्री एक्सपर्ट होंगे कि मिलिट्री की स्ट्रेटजी क्या है रही। कुछ लोग होंगे जो वेपनरी को देखेंगे कि कौन कौन से हथियार चले, कौन से हथियार ज्यादा कारगर हुए, कौन से हथियार कारगर नहीं हुए। इस बार जैसे कि ड्रोनों का बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ है, वो एक नई स्थिति है कम से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। तो दुनिया की नजर तो निश्चित रूप से होगी और जिन्होंने जिन्होंने सप्लाई किया होगा दोनों तरफ, वो चाहे हमारे देश की कंपनियां हों या चाहे ज्वाइंट कोलैबोरेशन में, जैसे ब्रह्मोस हम रूस के कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, रफाल भी हम कोलैबोरेशन में बनाने वाले हैं, बाकी तो अभी तो वहां से बन के आया है। हमने युद्धपोत अपने बनाए हैं पिछले कुछ दिनों में अपने यहाँ। तो वो एक दिखाने और कहने की बात होगी। ड्रोनों का जो हमने इस्तेमाल किया उसमें कितने ड्रोन बाहर के हैं, कितने हमारे बनाए हुए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किया। तो जो कंपनियां हैं निश्चित रूप से वो अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि देखिए कंपनी तो कंपनी की तरह काम करेगी, बाजार में तो बाजार की तरह चलेगा और हथियारों का बहुत बड़ा बाजार दुनिया में है और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो कि मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किसी संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों को सप्लाई करते रहे हैं, या पहले किया हो या बाद में किया हो या एक ही समय में किया हो। अब जैसे उदाहरण के लिए जो कंपनी रफाल बनाती है वही कंपनी मिराज भी बनाती है, तो उसने पाकिस्तान को बेचा। रूसी डिफेंस सिस्टम जो बहुत कारगर साबित हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका उल्लेख किया है, S-400, वो रूस, उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए हैं पाकिस्तान को। इसी तरीके से ब्रिटेन देता है, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्किश ड्रोन का इस बार जो है इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। चीनी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। तो भाई जिसका काम जिसका काम बनाना बेचना है वो उसी पर फोकस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने, आपको याद होगा कि इराक वार के समय ये हुआ जब उन्होंने नई मिसाइलें अमेरिका ने दागी तो दुनिया में उसकी चर्चा हुई। अफगानिस्तान वार में जिस तरीके के बम का इस्तेमाल हुआ, इजराइल ने जिस तरीके के बम का इस्तेमाल अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में किया है गाजा में और लेबनान में, और रूस ने अभी यूक्रेन की लड़ाई में उन्होंने अपने एक नए मिसाइल इस्कंदर का जो है प्रदर्शन किया है। तो ये चीजें नई नहीं है। और जब भारत और पाकिस्तान जैसे देश अगर आपस में भिड़ें तो निश्चित रूप से दुनिया में जो हथियारों के कारोबार में लगे हुए लोग हैं वो उनकी नजर जरूर होगी। आपने अपने जवाब में तुर्की का जिक्र किया, तो अगला सवाल जो तुर्की से ही जुड़ा है मैं पूछ लेता हूं। भारत की सेना ने बताया संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए उसमें से ज़्यादातर तुर्की के बने हुए थे और इसके बाद हमारे देश में तुर्की के बहिष्कार की बातें चल रही हैं, तुर्की के सामान न खरीदने की बातें चल रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भावनात्मक रूप से तो ये फैसला सही हो सकता है, लेकिन कूटनीति के हिसाब से ये कितना सही है जब हमने भूकंप के समय तुर्की की उसके देश में जाकर मदद की थी? देखिए, ऐसे मामलों में जब ऐसी परिस्थितियां हों तो भावनाएं जो हैं वो उफनती हैं और स्वाभाविक एक मनुष्य होने के नाते हम लोग उस तरीके से रिएक्ट करते हैं सुख दुख को। तो लेकिन थोड़ा सा तार्किक होने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आप यूं समझें कि इस सदी में हम $1 ट्रिलियन चीन को मुनाफे में दे चुके हैं इन 25 सालों में, $1 ट्रिलियन से अधिक। ये बीते वित्त वर्ष में 2024-25 में
हमारा व्यापार घाटा चीन से लगभग 100 अरब डॉलर का है, और इतने बड़े व्यापार घाटे के बावजूद हमें सामान खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश की अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमें उन चीजों की जरूरत है, नहीं तो हमारा डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या उसको कुछ उदाहरण से समझा सकते हैं? जैसे मैं दो सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, जैसे कि दवाई उद्योग है। दवा उद्योग में भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। हम बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, और कई सारे देशों में उनको भेजा जाता है, जिसमें कि अमेरिका और जर्मनी और कुछ और यूरोपीय देश हैं जो कि विकसित देश हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। उन दवाओं को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जिनमें कि एक बड़ी मात्रा में वो चीजें चीन से आती हैं। अगर हमने चीन से नहीं लिया, हमने कोई दूसरा बाजार देखा, तो हो सकता है वो चीजें महंगी हो, समय पे सप्लाई ना हो। तो एक तो दवाई का मसला हो गया। दूसरा, हम लोग आप जानते हैं, हम लोग खुद इंटरनेट के जरिए बात कर रहे हैं कि भारत में पिछले कुछ सालों में, 15-20 सालों में, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने में, उसके इस्तेमाल में और उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने में हमने बहुत तेज प्रगति की है। अब ये सारे जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हैं, उनकी सप्लाई चाइना से आती है। मसलन मोबाइल फोन हो गए, आपके वाईफाई राउटर वगैरह हो गए, तो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल फोन से बतियाने में या इस तरीके से इंटरनेट पे वीडियो करने के लिए ही नहीं होता। उन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों में होता है, रेलों में होता है, हवाई जहाज में होता है। तो उन जो डिजिटल इंडिया का जो पूरा हिसाब किताब है, उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें चीन जो हमसे खरीदता है, जो कि वॉल्यूम कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन कोरोना काल में जब पूरे दुनिया में गतिविधियां ठप थी, भारत में भी ठप थी, हमारे स्टील की जो फैक्ट्रियां हैं वो तो ये लेन देन की बात होती है कि आप कहीं पे घाटा सहते हैं, कहीं से आप फायदा कमाते हैं। जैसे कि हम जीवन में करते हैं, कहीं पे आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, आप कुछ काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, और कहीं पे आप उन चीजों को खर्च करते हैं। तो उसी तरीके का हिसाब किताब है। तो चीन के साथ हमारा इक्वेशन ये है। तो कल को अगर मान लें कि हमने कहा कि भाई चीन तो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, तो हम क्या करें? हम वहां क्या चीन न जाएं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है जून से, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? उसी तरीके से तुर्की की बात है। देखिए, जो चीजें डिप्लोमेटिक स्तर पर सुलझने वाली हैं, उनको वहीं छोड़ देना चाहिए कि डिप्लोमेसी देख लेगी उसको, राजनीति देख लेगी। हमारी सरकार है, सरकार अपने हिसाब से टर्की की गवर्नमेंट से या चीन की गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से बात कर लेगी। उदाहरण के लिए अभी 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 आज खबर आई है कि पिछले 2 दिनों में चीन के टॉप जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के राजदूतों से मुलाकात की। तो क्या हमारे राजदूत को चीन से बुला लेना चाहिए? आप देखें कि हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे कूटनीतिक संबंध चल रहे हैं, चालू हैं। आपने देखा कि डीजीएमओ लेवल पे एक दूसरे को फोन किया गया। तो अब कम्युनिकेशन, आना जाना, लोगों का मिलना, टर्की इतना सिविलाइजेशनल जगह है, उसके बायकॉट का क्या मतलब है? कभी इसी देश में हम लोग सुनते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि दीपावली के टाइम में कि झालर का बैकआउट करो, झालर। तो ये एक मतलब मैं समझता हूं कि ये तार्किकता का अभाव है, और बहुत कुछ ये भावनाओं में बह के इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। अब भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर मेरा अगला सवाल है, क्या आपको समझ में आया कि कैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, सीज फायर जैसी चीज हुई जो कि बहुत स्वागत वाली चीज है, उसकी घोषणा
ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले की? ये कैसे हुआ, क्या समझ में आया आपको? देखें, जहां तक मध्यस्थता की बात है तो वो तब होती है जब कोई समझौता होता है। यह तो कोई समझौता नहीं हुआ है, ये तो बस ये हुआ है कि भाई अब हम एक दूसरे पर जो है फायरिंग नहीं करेंगे। और चूंकि एक मिलिट्री एक्शन था तो, और दो देशों के बीच में था, तो आधिकारिक रूप से जो फैसला होना था या जो औपचारिकताएं होनी थी वो मिलिट्री स्तर पर होनी थी, या अगर बात थोड़ी ज्यादा बढ़ती तो शायद राजनीतिक स्तर पर होती। लेकिन आप ये समझ लें कि कोई भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, डिप्लोमेसी उसमें इन्वॉल्व होती ही होती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तीन देश हैं जो इस झगड़े को, इस लड़ाई को, इस तनाव को फुल स्केल वार तक नहीं पहुंचने देंगे। और ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं, उस समय भी कह रहा था जब भारत की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई थी कि युद्ध नहीं होगा, फुल फ्लेज्ड युद्ध नहीं होगा, कुछ झड़पें होंगी, कुछ लड़ाइयां होंगी, फुल फ्लेज नहीं होगा। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, अब सऊदी अरब में अमीरात और बाकी गल्फ कंट्रीज को भी आप जोड़ सकते हैं। ये तीन देश ऐसे हैं जिनका भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि चीन का इंटरेस्ट यह है कि वो भारत से $100 अरब हर साल कमा के जा रहा है। चीन में उसने 20 सालों में कोई 62-63 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जो वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, ग्वादर का बंदरगाह बना रहा है, बहुत सारी और चीजें वहां पे हो रही है, तो उसका इंटरेस्ट है। 23-24 अरब डॉलर का उनका सालाना बिजनेस भी है आपस में। तो ये चीन के लिए इंटरेस्ट में है कि अगर भारत और पाकिस्तान लड़ जाएंगे तो भारत में हमारा बिजनेस खराब होगा और पाकिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट खराब होगा। तो चीन की कोशिश ये होगी कि ये मामला पूर्ण युद्ध तक न जाए। अमेरिका यह नहीं चाह सकता कि वह पाकिस्तान को पूरी तरीके से चीन के पाले में डाल दे कि भाई अब लड़ाई हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान को मजबूरी में जो है पाकिस्तान की गोद में पूरी तरीके से बैठ जाना पड़े। यह अमेरिका के तो इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका फिर दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उस पर असर पड़ सकता है। सऊदी अरब, अगेन वही चीज कि भारत और पाकिस्तान दोनों से उसके अच्छे संबंध हैं। आपको पता होगा कि सऊदी रॉयल फैमिली जो है, शाही परिवार जो वहां का है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी कमांडोज की है, पाकिस्तानी मिलिट्री के कमांडोज की है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में कभी कोई बहुत बड़ी कोई चुनौती आ जाती है, कोई अनरेस्ट हो जाता है, कोई घटनाएं होने लगती हैं, तो पाकिस्तानी कमांडोज की सेवाएं लेते हैं वो लोग। तो उनका पाकिस्तान के साथ एक इंटरेस्ट है, हिंदुस्तान के साथ इंटरेस्ट है, सबके बिजनेसेस हैं, आना जाना है। और हाल के दिनों में तो अमीरात, कतर और सऊदी अरब से रिश्ते और भी बेहतर हुए हैं। और आप जानते हैं कि उन इलाकों में हमारे लाखों लाख लोग जो है काम कर रहे हैं उन देशों में, और उन देशों को बना रहे हैं। तो इन सब का ये था कि भारत और पाकिस्तान अगर लड़ेंगे और ये लड़ाई फिर होगी अगर, तो वो न्यूक्लियर वार तक जा सकती है। तो इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। तो डिप्लोमेसी पहले से इन्वॉल्व थी। मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उन्होंने ट्वीट कर दिया। और जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तो उनके विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी ट्वीट कर दिया। और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रेडिट लेने वाली बात है। लेकिन उनकी भूमिका इस सीज फायर में निश्चित रूप से रही, जो कि बाद में चीन की गवर्नमेंट ने भी बयान दिया। वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा है कि ये सब हो गया, और चीन की भी इसमें एक भूमिका रही है। और आपने देखा कि जब लड़ाई चल रही थी तो सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री भारत और पाकिस्तान आए थे, ठीक लड़ाई के बीच में। तो इन देशों का एक रोल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। माफ करिएगा, मैं आपसे असहमत हूं इस मुद्दे पर। मुझे ये क्रेडिट लेने वाली बात तो नहीं लग रही, सिर्फ क्रेडिट लेने वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्रंप एक बार बोल करके चुप हो जाते। लेकिन वो
पहली बार पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो मैसेज जारी करते हैं, फिर वो एक तीसरे देश में जाते हैं, वहां भी इसकी चर्चा करते हैं, टीवी पर इंटरव्यू देते हैं, वहां भी इसका जिक्र करते हैं, और आखिर में वो अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई, हमने मदद की। देखें, इसमें तो दो चीजें मुझे लगती हैं कि एक, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में ये चल रही थी चीजें, तो उसी समय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन के साथ व्यापार समझौता किया है टैरिफ को लेके, जिसको कि दुनिया में ये माना जा रहा है कि यह चीन की जीत है। चीन उनके सामने नहीं झुका और अल्टीमेटली एक व्यापार समझौता करना पड़ा अमेरिका को। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मसले को ज्यादा हाईलाइट करके डोनाल्ड ट्रंप उस डील पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखें तो एक दो पोस्ट हैं जो उस डील के बारे में है कि बहुत अच्छा है डील हो गया, बहुत अच्छा है डील हो गया, बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि एक तो उस डील को लेके जो उनके बारे में बातें कही जा रही है कि अमेरिका झुक गया, ये हो गया, वो हो गया, जो वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है, मुझे लगता है कि एक तो उसको वो ओवरशैडो करना चाहते हैं। दूसरी चीज मुझे लगती है कि देखें, वो बार बार ये कहते थे कि मेरे जीतने के साथ ही जो है रूस और यूक्रेन का झगड़ा खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और पुतिन ने भी फुट डाउन कर दिया कि पहले हमारी शर्तों पर विचार हो, फिर युद्ध विराम वगैरह की बात हो। तो वहां थोड़ा सा ट्रंप को झटका लगा है। वे गाजा को लेके जिस तरीके से पहले इरेस्पॉन्सिबल रहे, फिर यमन, अभी वो गए हैं, तो अब जाने से पहले उन्होंने यमन पे हमले रोके हैं, ईरान के बारे में भी वो कुछ पॉजिटिव बातें करने लगे हैं। तो मुझे गाजा के लिए भी उन्होंने सहानुभूति जताई है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो तीन उनको झटके मिले हैं, अभी पॉलिटिकल झटके मिले हैं, उस बीच में उनको भारत और पाकिस्तान का मसला एक मसाले की तरह मिला है, जिसको कि वो इस्तेमाल करके अपने आप को सेंटर स्टेज में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में वो बनाए रखना चाहते हैं। मुझे ये लगता है। रही बात मैसेजिंग की, तो भारत को कोई स्पेशल मैसेज देने की डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने व्यापार मसले पर भारत ने उनके हिसाब से लगभग बहुत सारी बातें मान ही ली हैं। बस एक अनाउंसमेंट होना है कि टैरिफ का क्या स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जो बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत का वो उतना स्टेक नहीं है, कोई बड़ी उसमें भारत जो है हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई स्पेशल मैसेजिंग करने की जरूरत है अभी हिंदुस्तान को। केवल अभी की बात नहीं है, हमारे दर्शक याद करेंगे कि ट्रंप जब चुनाव जीत करके आए, उसके बाद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जब वापस भेजने की बात हुई, तो उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उनको आर्मी के प्लेन से वापस भेजा गया। फिर आइए टैरिफ लगाने की बात हुई, तो ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है। इसी तरीके से अब सीज फायर की बात है। लेकिन इस सब में अगर देखें तो भारत की तरफ से सीधी प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती है। इशारों इशारों में बातें कही गई हैं, लेकिन नाम लेकर के अमेरिका को कुछ नहीं कहा गया है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति अमेरिका को लेकर के क्या हमेशा से ऐसी ही रही है कि सीधे सीधे कुछ नहीं कहना है, नाम लेकर के कुछ नहीं कहना है, इशारों इशारों में कहना है? और अगर नहीं तो इस बदलाव की क्या वजह है? देखिए, पहले तो बहुत दूसरे तरीके की परिस्थितियां थी। आप अगर कोल्ड वार के टाइम में चले जाएं तो वो भारत के साथ एक बहुत बड़ा कई सारे देशों का एक समूह था, गुटनिरपेक्ष समूह था भारत के पास। और वो भारत की एक सोवियत संघ से भी निकटता थी, अगर अमेरिका से निकटता थी तो। और फिर पर्सनालिटीज ऐसी थी, खासकर शुरुआत के वर्षों में, तो वैसी नौबत कभी रही नहीं। और अमेरिकी राष्ट्रपति भी आमतौर पे जेंटलमैन होते थे, तो इस तरीके की बातें नहीं होती थी। थोड़ा सा 1971 के वार में चीजें हुई थी, जिसको कि बहुत बढ़िया से जो है मिसेस गांधी और उनकी सरकार ने टैकल किया था उस ऑनस्लॉट को। लेकिन असली चीज देखिए क्या है। नहीं, सिर्फ वही क्यों करगिल के वॉर के समय भी हुआ था। हाँ, प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान है संसद में। उतना ही नहीं, जब परमाणु परीक्षण हुए थे जी। वाजपेयी जी के टाइम में,
तो आपको याद होगा अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था, तो भारत ने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है, आप लगा दिए, ठीक है, जो भी, हम तो, हमें जो करना चाहिए, हमें जो अच्छा लगा, उचित लगा, वो हमने किया। देखिए, दो चीजें हैं, हमारी हमारे देश में सब कुछ, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, मुद्दे हो, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो, कुछ या कोई बाहर से आ रहा हो, उसको भारत की सरकार की तरफ से और भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से की तरह से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ऐसा लगता है कि उनका पूरा इरादा इसको डोमेस्टिक पॉलिटिकल फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की हो रही है। एक तो ये अपने आप में बड़ी एक अजीब सी चीज है कि एक हर इवेंट को एक उस तरीके से प्लेस किया जाए कि लगे कि आप फायदा उठाना चाहते हैं। एक तो ये बलिया बलिया मतलब विदेश की किसी घटना को बलिया और भागलपुर के वोटर के हिसाब से आप उसको एड्रेस कर रहे हैं कि उस पे क्या असर पड़ा? हाँ, आपको याद होगा, मुझे ध्यान है जब प्रेसिडेंट ओबामा आए थे, उसी समय दिल्ली में चुनाव होने थे, उनके आने के कुछ समय बाद बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे, प्रधानमंत्री और ओबामा के साथ बैठे हुए, और उस पर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है नाम और वो छपा हुआ था उनके। तो एक तो ये है। दूसरी चीज मैं मानूंगा कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के मामले में जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने उस फैसले को सही ठहराया, वो एक बढ़िया जेस्चर था यूरोप और अमेरिका के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी पिछले कुछ सालों में जरूर कमजोर हुई है, और उसका असर आप देख रहे हैं अपने पड़ोसी देशों में। आप देख लीजिए क्या हुआ, नहीं हुआ। और दुनिया में, जैसे अभी इसी मामले को अगर हम देखें, पहलगाम आतंकी हमले को बहुत सारे देशों ने उसकी निंदा की, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया हो, या इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि वो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक मर्यादा की बात है कि भाई किसी देश को नाम नहीं लिया जाता है, आमतौर पे हम भी नहीं लेते दूसरे देशों के मसले में, लेकिन किसी ने पाकिस्तान को उस तरीके से कोई बात कहने या मैसेजिंग करने या समझाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे पास कहीं ऐसा तो नहीं, मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल यहां पर रखना चाहता हूं कि क्या दोस्तों का अभाव है हमारे, और अगर एक ऐसा देश जो लगातार जनसंहार कर रहा हो और निरीह लोगों पर जो है बम बरसा रहा हो, अगर वही एकमात्र देश अगर हमारा देश है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक मुश्किल बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति है, कम से कम सीमा पर शांति है, दोनों देशों के बीच में बयानबाजी कुछ जरूर हो रही है। यहाँ से भारत की कूटनीति किस रास्ते जाते हुए देख रहे हैं आप? हमारी कूटनीति किस रास्ते जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, सीधी सी बात है कि हमारी जो एज ओल्ड पॉलिटिक्स और टैक्टिस रही है डिप्लोमेसी का ग्लोबल अफेयर्स में, मतलब आज से नहीं, आजादी के समय से, और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की कुछ जो बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो वो कहते रहे हैं, वो शब्द अलग हैं, लेकिन वो पहले की पॉलिसी का ही वो पर्याय हैं या उसका ट्रांसलेशन है या समानार्थी है। जैसे वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत, और गुट निरपेक्ष में भी ग्लोबल साउथ के ही देश हुआ करते थे। या वो विश्व शांति वगैरह की बात कहते हैं, जो पहले से भी हमारे देश के नेता कहते आ रहे हैं, जो पहले हमारे प्रधानमंत्री जो भी हुए। तो मुझे लगता है कि वॉक द टॉक का भी कुछ एक वो बनना चाहिए कि जो बात हमारी तरफ से कही जाए उसको अमली जामा भी पहनाया जाए, और हमको इंटरनेशनल स्टेज से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। जब हम बार बार ये कहते हैं कि हमको सुरक्षा परिषद में परमानेंट जगह मिलनी चाहिए, हमको हाई टेबल पे जो है कुर्सी मिलनी चाहिए, हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं,
शीर्ष की अर्थव्यवस्थाओं में हमारा स्थान है, तो हमें हाई टेबल पे जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि वैश्विक मामलों में हमारा देश मुखर होके अपनी बात रखे। हम चुप लगाए जाते हैं, कुछ भी दुनिया में कुछ भी होता है, हमारा कोई पोजीशन ही नहीं होता, चाहे वो जनसंहार हो, चाहे वो युद्ध हो। हालांकि बीच में प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बात लगी, जब उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि हम तटस्थ हैं या चुप हैं। हमारा एक पक्ष है और वो पक्ष शांति का पक्ष है, लेकिन आपको करते हुए दिखना चाहिए। भारत की एक साख है, भारत की एक, आज भी दुनिया में जो डायस्पोरा है, जो दूसरे देशों के लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, उसमें भारत वंशियों की संख्या सबसे अधिक है। दुनिया के कोने कोने में आज हिंदुस्तानी है। तो मैं समझता हूं, और बहुत सारे देशों में हिंदुस्तान के लोग उन देशों को बना रहे हैं, कम मेहनत करके, काम करके, अपनी मेहनत से। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपके पास और अलग अलग तरीके के जो सॉफ्ट पावर्स है, कल्चरल पावर है, इनको आप इस्तेमाल करें। आप अपने मार्केट और बड़ा देश होने की जो आपकी क्षमता है, जो स्थिति है, उसका हम इस्तेमाल करें, और हम एक उचित नैतिक मानदंडों के साथ जो है हम वैश्विक मंचों पे जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरीके का हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, वो कमी दूर हो जाएगी और हमारी साख बनेगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आपकी अपनी आबादी के बीच में सद्भावना नहीं है, और आपके समाज में जो लोग हाशिए पर हैं, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, अगर उनकी आप देखभाल नहीं करेंगे, तो आप एक मजबूत राष्ट्र, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ देश आप नहीं बना सकते। और अगर आप चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो या एक देश हो, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप में अगर आत्मसम्मान नहीं है, तो आप कितनी भी ताकत आपके पास हो, आप कुछ भी आप क्षमता से लैस हो, आप बहुत इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाहर में हमको ज्यादा मुखर और नैतिक होना पड़ेगा, और अंदर को हमको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। आपने देखा, पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, और अभी भी देश के भीतर किस तरीके की बातें कही गई, जिम्मेदार लोगों द्वारा कही गई, मीडिया के द्वारा कही गई। आप लड़ाई चल रही है और मीडिया का एक सेक्शन जो है समूचे विपक्ष को उसकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहा है। उसके बाद जो सांप्रदायिक हिसाब किताब है वो भी हमारे सामने है। तो ये दुनिया नहीं देख रही है क्या? आप और हम जो है यहाँ घर में बैठे हुए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं या ग्लोबल टाइम्स पढ़ सकते हैं, तो क्या बाहर के लोग हमारी मीडिया को नहीं देखते होंगे कि क्या यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है? क्या वो हमारी सोशल मीडिया पर नहीं देखते होंगे कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? माफ करिएगा, मैंने आपसे 10 मिनट के लिए समय लिया था, लेकिन बातचीत दिलचस्प और लंबी हो रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, साल 2014 के बाद देश में एक नई रणनीति बनी आतंकवाद को लेकर के। वो रणनीति ये कहती है कि कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना जब हुई तो सरकार ने तय किया कि सीमा पार जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके जो लॉन्च पैड हैं, उस पर अटैक किया जाए, उसको तबाह किया जाए। अलग अलग मौकों पे अलग तरीके से हुई, और धीरे धीरे उसका जो जोड़ है वो बढ़ता जा रहा है। आपने खुद ही अपनी बातचीत में कहा कि इस बार हमने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसी के साथ एक और नरेशन चलता है, और वो नरेशन ये है कि साल 2014 से पहले की जो सरकारें थी देश में, वो आतंकवाद के खिलाफ सीरियस नहीं थी, या वो आतंकवाद को बहुत मजबूती से निपट नहीं रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साल 2014 से पहले देश में जो सरकारें थीं वो आतंकवाद से कैसे निपटती थी, चाहे वो एनडीए के प्रधानमंत्री रहे हों अटल बिहारी वाजपेयी, यूपीए के प्रधानमंत्री रहे हों मनमोहन सिंह, या उसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने देश में आतंकवाद जब हुआ, आतंकवादी घटनाएं जब हुई, तो उससे उन्होंने कैसे निपटा? नहीं, यह एक तरीका है और कई सारे तरीके होते हैं, और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, वो पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और आपने रॉ का नाम लिया, रॉ कब से काम कर रहा है, बना हुआ है। सिक्किम को भारत में मिलाने में क्या भूमिका रही,
आपने 1971 का वार लड़ लिया, आपने 1965 का वार लड़ लिया, 1947-48 का वार लड़ लिया, वो कब हुआ? कारगिल लड़ा, वो कब हुआ? तो ऐसा नहीं है कि आतंकवाद पे पहले की सरकारें नरम रही। इसी देश में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ है। क्या कश्मीर में एक्शन जो है 1990 से जो बहुत सारे हमारे फौजी और सुरक्षा बल और बाकी जो वहां काम करते रहे हैं और अपना बलिदान देते रहेंगे, वो क्या 2014 से शुरू हुआ है? ऐसा नहीं है। और 1996 से संयुक्त राष्ट्र में हमारा भारत का प्रस्ताव लंबित है, जिसमें कि यह कहा गया है कि आतंकवाद को परिभाषित किया जाए और उस परिभाषा को पूरी दुनिया माने। क्योंकि आतंकवाद के बारे में एक चीज कही जाती है ना कि एक आदमी के लिए आतंकवादी होता है तो दूसरे आदमी के लिए वो फ्रीडम फाइटर होता है। तो भाई गुड बैड नहीं चलेगा, आप आतंकवाद की एक परिभाषा तय करें और उसके आधार से ही चीजें चलें। तो ये 1996 से हमारा प्रस्ताव वहां लंबित है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। अच्छा ये बताएं कि मान लीजिए कि 26/11 कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ बैठा है, कैसे जांच हुई, क्या हुआ, कैसे लोग पकड़े गए? आज ये राणा जो है अमेरिका से लाया गया है, ये कैसे पता चला कि राणा इसमें इन्वॉल्व है? ये 2014 में के बाद पता चला कि राणा इन्वॉल्व है या पहले से पता चला था? कि तो क्या जांच नहीं होती थी? क्या हमारे ऑपरेटिव्स बाहर नहीं घूमते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप ये हो सकता है कि कई बार कुछ कुछ चीजें प्रचार उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, कुछ चीजों का प्रचार किया नहीं जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो यह नहीं बताया जाता कि इसमें कौन कौन से सैनिक इन्वॉल्व थे। आप सोचिए अभी अभी जो हमारी तरफ से जितने हमले किए गए, कोई ऑपरेटर बैठा होगा जो ड्रोन ऑपरेट कर रहा होगा, कोई जो है फाइटर चला रहा होगा, कोई जो है तोप वगैरह लेके बैठा होगा कि कल आदेश आ जाए तो मैं अपना अपना काम शुरू करूंगा, या एलओसी पर गोलीबारी हो रही थी तो अखबार में आप उसका नाम छापते हैं कि भाई फलाना ऑफिसर था, फलाने ऑफिसर हैं, इतने लोग हैं, उतने लोग हैं। इतना ये फालतू के इंफॉर्मेशन की जो ये भूख जो है बढ़ी है इधर इंटरनेट के आने के बाद से, ये सब उसका फॉल आउट है। और कहावत है ना कि किसी ने, एक मेढक ने कहा कि इतनी बारिश तो कभी हुई नहीं, तो बूढ़ा मेढक बोला कि यार ये पहला सीजन है ना, आराम रिलैक्स रहो। तो यही हालत है जो लोग ये बातें कह रहे हैं। अगर अगर पहले की सरकारें नहीं कर रही होती, पहले की सेनाएं नहीं कर रही होती, तो इतना बड़ा हमारा नक्शा कैसे बना हुआ बचा हुआ है? इतनी लड़ाइयों के बावजूद, इतने तरीके के संकटों के बावजूद, बल्कि नक्शा तो बढ़ा है। इनफैक्ट नक्शा तो बढ़ा है आजादी के बाद से। गोवा जुड़ा है, सिक्किम जुड़ा है, और भी जगहें जुड़ी हैं। तो हालांकि फाइनल समझौता संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए, लेकिन उसकी कार्यवाही बहुत दिन से चल रही थी, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन और आबादी का आदान प्रदान हुआ था। जो वो झगड़े हो जाते थे, आने जाने में दिक्कत हो जाती थी, लड़ाइयां हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, तो उनका कुछ लैंड और उनकी कुछ आबादी हमारे हिस्से में पड़ती थी और हमारा कुछ उनके हिस्से में पड़ता था, उसकी अदला बदली हुई। हालांकि उसमें थोड़ा सा हमें, अगर आप बराबरी की बात करें तो थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता थी, दोनों पक्षों ने माना और दुनिया भर में उसकी बुरी बुरी प्रशंसा होती है। इतना बढ़िया बॉर्डर समझौता है जो 2015-16 में फाइनलाइज हुआ, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो देश एक दिन का है, और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वही लोग ये भी कहते हैं कि हम तो हमारे देश का अस्तित्व तो मतलब गिना नहीं जा सकता कब से। तो इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से ऑफ कैमरा के दर्शकों के लिए समय निकालते रहें। और आप दर्शकों से मुझे ये कहना है कि ये बिल्कुल अलग तरह की बातचीत थी ऑफ कैमरा में। अगर आप आखिर तक बने हुए हैं, अगर आपको ये बातचीत दिलचस्प लगी या आपके मन में इस बातचीत को सुन करके कुछ सवाल उठा है, तो कमेंट करके जरूर जाइए। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई बातचीत के साथ।